हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, जैसे कि डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसी तरह फ्लो में चलते हुए हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सप्लाई। बीच में एक लंबा गैप आया जब हमने क्लासेस शेड्यूल नहीं की, लेकिन अब दोबारा से हम उसी ट्रैक पर वापस आ गए हैं। इसी के साथ हम जानते हैं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई क्या है, सबसे पहले हम आज ये जानेंगे, और उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन सी चीज़ें उसे इफ़ेक्ट कर रही हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। अब हम देखेंगे कि सप्लाई क्या होती है। सबसे पहले तो बाय सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज मीन दैट quantity of the commodity which a seller is prepared to sell at a given price and at a given period of time। मतलब एक कमोडिटी को जब एक सेलर प्रिपेयर है एक गिवन टाइम पीरियड पर सेल करने के लिए, जो उसकी कमोडिटी है वो अवेलेबल है एट ए गिवन प्राइस। मतलब इसमें चार बातें कॉमन होनी चाहिए, और जब ये चारों रूल्स या फिर चारों सिचुएशन सेटिस्फाइड करेंगी तो हम कह सकते हैं कि किसी कमोडिटी की सप्लाई हो रही है। ये चार सिचुएशंस क्या हैं? क्वांटिटी अवेलेबल टू सेल, कि जिस कमोडिटी की सप्लाई हो रही है वो एट प्रेजेंट आपके पास उस समय अवेलेबल होनी चाहिए। गिवन प्राइस, उसका एक फिक्स गिवन प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक फ्लोटिंग प्राइस रख दे कि कितने भी रुपए में हो सकते, नहीं, एक फिक्स प्राइस होना चाहिए। थर्ड थिंग, अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड पर सप्लाई होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन है जो मैं बेचना चाहता हूँ 10 रुपये में, और ये सिर्फ मैं आज के लिए है। आज में आप मुझसे ख़रीद सकते हो, उसके बाद का बाद में देखेंगे। तो टाइम क्या हुआ? एक दिन आज का। प्राइस क्या हुआ? 10 रुपीज़। कॉमोडिटी क्या है? पेन है। और क्वांटिटी अवेलेबल टू सेल है? हाँ है, क्योंकि पेन तो मेरे पास ही है। अब फोर्थ थिंग जो है वो है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये अदर थिंग्स क्या हैं? ये है डिटर्मिनेंट्स, जिनके बारे में हम आगे चलकर थोड़ा सा अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और कैसे ये इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी सप्लाई पर। सबसे पहले हम सप्लाई को शो करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं सप्लाई शेड्यूल का। उसके बारे में जान लेंगे कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। हम जब टेबुलर फॉर्म में डाटा को लिखते हैं, किस डाटा को? एक साइड हम प्राइस लेंगे, दूसरी साइड हम लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर जितनी क्वांटिटी की सप्लाई आ रही है उसको जब हम एक टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, एक टेबल में शो कर देते हैं, उसी को हम बस सप्लाई शेड्यूल कह देते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है इसमें। सप्लाई शेड्यूल इज़ अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ गुड दैट सेलर वुड सप्लाई एट वेरियस प्राइजेज ड्यूरिंग सम टाइम पीरियड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। बाकी सब इक्वल रहेगा। और जो मैंने बताया कि हम टेबल में शो करेंगे, ये भी दो तरीके की हो सकती है। एक होगा इंडिविजुअल, दूसरा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। नाम से ही पता चल गया, इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक कमोडिटी होगी या फिर एक फर्म होगी, मार्केट में दो या दो से ज़्यादा। तो बड़ा आसानी से समझ लेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेबल शोइंग क्वांटिटीज ऑफर्ड बाय सेलर टू सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट ए गिवन टाइम। मतलब इसमें एक ही सेलर होगा, एक ही प्राइस होगा। प्राइस तो एक ही रहना है, लेकिन मेन बात सेलर पर होती है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल फर्म की। तो हमारी कमोडिटी मान लीजिए कोई भी है, एक्स कमोडिटी है, उस एक्स कमोडिटी का प्राइस जब 5 है तो उसकी कितनी यूनिट्स की सप्लाई आ रही है? सेलर की तरफ से 0 यूनिट्स की। लेकिन जब ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, 10 हो गया, तो कितने यूनिट्स की आई? 10 की। और जब ये प्राइस थोड़ा सा और बढ़ के 15 हो गया तो सप्लाई कितने की आई? 30 की। तो इसी तरह हमारा सप्लाई शेड्यूल बनाया जाता है। अब ये तो बात हुई इंडिविजुअल की, जो बड़ा सिंपल था। अब सेकंड क्या है? मार्केट सप्लाई शेड्यूल।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसमें भी क्या बात तो वही सिंपल सी है, हमने बस एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ पहले एक की बात हो रही थी, अब अनेक की बात होगी, दो या दो से ज़्यादा की। जैसे हमने यहाँ दिखाया कि दो फॉर्म है, दिखाने को हम ज़्यादा दिखा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लंबी पड़ जाती वो टेबल, इसलिए हमने सिर्फ दो दिखाया ताकि आपको इजीली समझ भी आ सके। दो फॉर्म है, एक फॉर्म ए है, एक फॉर्म बी है। प्राइस वही सेम टू सेम हमने लिख दिए 5, 10, 15, 20। अब फर्म ए कितना सप्लाई कर रही है, जब हमारा प्राइस 5 है 0, फर्म बी भी 0। जब प्राइस 10 है तो फर्म ए 10 की सप्लाई कर रही है, बी 5 की। अब जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है ना, इसमें हम सप्लाई किसको काउंट करते हैं, जो हमारी टोटल पूरी होल मार्केट में आ रही है। मान लीजिए 10 फर्म्स है ना, तो हम 10 फर्म की सप्लाई लिखेंगे, उसके बाद उन सभी का टोटल कर देंगे, तो क्या निकलेगा मार्केट सप्लाई, की मार्केट में कितनी सप्लाई चल रही है। तो एज पर द टेबल जैसे कि हम देख सकते हैं कि दो ही फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो भी सप्लाई आ रही है उसको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास क्या निकला, मार्केट सप्लाई आ गई। जब प्राइस 5 है तो मार्केट सप्लाई 0, प्राइस 10 हुआ तो मार्केट सप्लाई 15, प्राइस 15 हुआ तो मार्केट सप्लाई 30। और वैसे ही जैसे ही आगे बढ़कर प्राइस 20 हुआ तो मार्केट सप्लाई 45। तो जैसा कि हमने अब सप्लाई देख ली, अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स मतलब वो चीज़ें जो हमारी सप्लाई को इफ़ेक्ट करेगी, जिनकी वजह से हमारी सप्लाई कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे, मतलब अप डाउन जो शिफ्ट होता है ना, ये किसकी वजह से आता है, डिटर्मिनेंट्स की वजह से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये सप्लाई के अंदर ये फैक्टर होना ज़रूरी है। तो ये क्या है अब हम देखते हैं, और इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, गोल ऑफ द फर्म। एक फर्म के क्या गोल हो सकते हैं, दो तरह के गोल होते हैं, एक होता है सेल मैक्सिमाइजेशन, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेल मैक्सिमाइजेशन मतलब फर्म ये सोच रही है कि मैंने कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने हैं अपने। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नाम से पता चल गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। अब अगर फर्म ने सोच लिया कि मैंने सेल ज़्यादा करनी है, तो वो कम प्राइस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगी, कम प्राइस पे भी ज़्यादा सप्लाई कर देगी वो। लेकिन अगर उसने प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो अपने प्राइस को हायर रखेगी, अपने प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा करने की कोशिश करेगी। तो अब आप इसे समझे, अगर एक फर्म का गोल है सेल मैक्सिमाइजेशन तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर उसी फर्म का गोल बदल कर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाएगी। सेकंड पॉइंट इज ऑन प्राइस ऑफ द गुड। जो गुड का खुद का प्राइस है वो कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें आपको बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले तो बता दो, वाइस वर्सा का मतलब होता है सेम टू सेम, आगे ऐसे भी जैसे हमने बात की, हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब जितना प्राइस हाई होगा उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड हाई होगी, मतलब उतनी ज़्यादा हमारी सप्लाई बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा का मतलब जितना हमारा प्राइस डाउन जाएगा उतनी ही हमारी सप्लाई भी डाउन आएगी। तो ये प्राइस भी इसी तरह से इफेक्ट डालेगा हमारी सप्लाई के ऊपर, किसका, खुद हमारे गुड्स का। अब थर्ड पॉइंट है कि प्राइस ऑफ इनपुट्स। ये इनपुट्स क्या हैं, आपने कभी भी सुना होगा, हम इनपुट डालते हैं तब भी कुछ आउटपुट आता है। जैसे कि हमने एक बिजनेस में इनपुट डाला, आपने कोई इन्वेस्टमेंट लगाई और अपना दिमाग लगाया, तभी जाके कुछ आउटपुट आया, हमको उसका प्रॉफिट मिला। अब हमने एक इंडस्ट्री सेटअप की और वहाँ हमारी कॉस्ट लगी, हमने कुछ गुड्स बनाए, ये हमारा इनपुट था, और आउटपुट क्या आएगा, प्लस प्रॉफिट। अब जो इनपुट्स क्या थे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे हाई है या लो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने में। क्या अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हमारी सप्लाई कम होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। और जब फर्म को लगेगा कि मेरा प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा, जैसे मान लीजिए एक पेन मार्केट में 5 रुपये का बिकता है और उसकी कॉस्ट आ रही है 3 रुपये, सडनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए
और 4.5 रुपये कॉस्ट आने लग जाए तो आधी फर्म्स तो उसको बनाना ही छोड़ देंगे, उसकी सप्लाई करना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना बच रहा है, सिर्फ 30 पैसे। इसकी वजह से हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेगा। फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है इसमें? वही सेम जो थर्ड पॉइंट में हमने बात की ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, यहाँ भी वही बात है। इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज जैसे हम दो तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक होता है मशीनों से, एक होता है लेबर से। जो लेबर होती है ना वो मशीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ती होती है, लेकिन वो काम इतना ढीला करते हैं ना कि हमारा कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है उस पर, इसलिए वो हमको असलियत में महंगी पड़ती है। लेकिन मशीन्स एक बार पैसा लगेगा आपका अच्छा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन वो आपका कॉस्ट बहुत कम देगी और बहुत एफिशिएंटली और बहुत अच्छा काम करके देगी। मतलब जितना आप अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करते जाएंगे उतनी आपकी कॉस्ट कम आएगी, और जितनी आपकी कॉस्ट कम आएगी उतनी ज़्यादा ही आप सप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई गुड्स बना रहे हैं जो 100 रुपये का है, या फिर मान लीजिए आप 100 रुपये के गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, कितने? 50 गुड्स, ठीक है, 2 रुपये का एक है। लेकिन आपको पता चला आपने कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज किए, आपने कुछ नई मशीन्स लाई या फिर अपनी लेबर चेंज कर दी, कुछ भी किया, कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंज लाए जिसकी वजह से आपका कॉस्ट कम आने लगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। तो क्या होगा? जो आपका 50 गुड्स तैयार हो रहे थे 100 रुपये में, अब आपके 60 तैयार हो रहे हैं। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में चेंज करने की वजह से आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई, 50 से 60 हो गई। तो ये चेंज आया। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड मतलब जो एक दूसरे से रिलेट करते हो। जैसे कि ये भी दो तरह के होंगे, एक होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को होते हैं जैसे जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो, एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकें। जैसे टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं। उसी में हम देखेंगे अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कॉफ़ी की सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ये रूल फॉलो होता है लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। और सेम हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कार और पेट्रोल केस में भी। सिक्स्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ फर्म्स। जो नंबर ऑफ फर्म्स, ये क्या इफेक्ट डाल रही हैं? जैसे मान लीजिए एक मार्केट में दो ही फर्म है जो 30 और 30 गुड्स की सप्लाई कर रही हैं, तो टोटल मार्केट सप्लाई कितनी हुई? 60 की। लेकिन दो फर्म्स और आ गई जो 30 और भी प्रोडक्शन कर रही हैं, तो टोटल मार्केट सप्लाई 60 से 120 हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ फर्म्स के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाती है। सेवंथ पॉइंट हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स। जब हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई की, तो हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्ट करेगा? प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जो भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ फ्यूचर में चलकर मेरे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने वाले हैं, या फिर जो भी मैं रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो वो क्या करेगा? बल्क में सामान खरीद लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा। कोई फिक्स नहीं है, बस एक उसकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से वो अभी अपनी सप्लाई बढ़ा लेगा और स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर देगा। क्यों? ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके। अब यही सेम उल्टा काम भी हो सकता है कि उसको पता चले कि फ्यूचर में जाके प्राइस कम होने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचे कि प्राइस कम हो सकते हैं फ्यूचर में, तो वो अपनी अपनी सप्लाई को बिल्कुल कम कर देगा। जो उसकी इस टाइम करंट सप्लाई होगी उससे कम ले आएगा, ताकि उसे फ्यूचर में कोई लॉस ना झेलना पड़े। अब हम 8th पॉइंट में बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट कैसे इफेक्ट कर रही है हमारे सप्लाई को, क्योंकि गवर्नमेंट का हम बहुत कम ही रोल देखते हैं। तो गवर्नमेंट टैक्स, सब्सिडीज, ये सब तो देती है,
और अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना देती है। जैसे कि अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा करंट टाइम का। हम देख रहे हैं कि हमारे मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहीं बनाएं और जितना हो सके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें। उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है कंपनीज़ को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं, और जो इंपोर्ट करना पड़ता है उनको सामान दूसरे देशों से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, उन पर उन्होंने टैक्स कम से कम कर दिए। अब इसका बेनिफिट किसको हो रहा है? प्रोड्यूसर्स को। अब जब उनको दिख रहा है कि हमारा बेनिफिट हो रहा है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बड़ी इजी कर दी उनके लिए, रूल्स बहुत अच्छे कर दिए, उनको सब्सिडीज दे दी। अब मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टोबैको, सिगरेट, या फिर और भी कुछ नशीले पदार्थ, या फिर और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिन पर गवर्नमेंट चाहती है रोक लगाना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उन पर बड़े हैवी टैक्स लगा देगी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगी, सब्सिडीज उनको कोई देगी नहीं। जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोड्यूसर परेशान हो जाएगा कि इतनी हाई कॉस्ट में इसके कौन खरीदेगा। लेकिन खरीदने वाले तो चलो खरीद भी रहे हैं, पर बात हम यहाँ करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी की। तो गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? अपने टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा देगी, जिसकी वजह से उस गुड्स का, उस कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इस तरह ये डिटर्मिनेंट्स हमारे सप्लाई को इफ़ेक्ट करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।